पीएम के दौरे के बावजूद मानगढ़ को राष्ट्रीय दर्जे की उम्मीद रही अधूरी। पीएम ने कहा, मानगढ़ धाम के विकास की रूपरेखा करें तैयार। जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। कटारिया बोले, मानगढ़ के विकास के लिए मिलकर करना होगा काम। राज्य सरकारें इससे टकराती है, वो दोनों मिलकर के प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो प्रोजेक्ट है तो उसका पैसा देने में वो खुले मन से देंगे। लेकिन जिन सरकारों का इसमें योगदान आता है उनका सारा का सारा केंद्र के खाते में डाल करके मैं स्थान के प्रति जो लगाव होना चाहिए, मेरा भी 1 रुपया खर्च होगा तो मेरे को लगाव है। राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देने से कांग्रेस में नाराजगी। आज घोषणा उन्हें उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है, वो इतना में ज्यादा ही मांग कर ली हम लोगों ने। तो उन्होंने देखा अभी राजनीति चल रही है, थोड़ी रुक जाओ, कोई बात नहीं, आज ही तो कल अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित होकर रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। मंत्री रामलाल जाट बोले, जनता को निराशा हाथ लगी। यहाँ पे जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है, उनके हमारे पूर्वजों की गाथाओं को नई युवा पीढ़ी को जानकारी भी मिलती है। लेकिन निराशा हाथ लगी प्राइम मिनिस्टर के दौरे से, केवल राजनीतिक दौरा साबित हुआ। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलने में कितना वक्त लगेगा? मान पर घमासान, क्यों नहीं राष्ट्रीय पहचान? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मानगढ़ में पीएम मोदी की रैली को लेकर उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन मानगढ़ के अनाम शहीदों की चर्चा अब देश भर में होने लगी है। मानगढ़ से आदिवासी केंद्र में आ गए हैं, अचानक आदिवासी इलाके की बात होने लगी है। मानगढ़ से 99 सीटों पर असर की बात भी होने लगी है। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिला। मानगढ़ को लेकर सियासत जारी है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, क्योंकि बात आदिवासी वोट बैंक की है। लेकिन इतिहासकार भी ये मानते हैं कि मानगढ़ धाम को उसका वाजिब हक तो मिलना ही चाहिए, जो अब तक उस तरीके से नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मानगढ़ के विकास के लिए मिलकर काम करना होगा। वहीं कांग्रेस के नेता और मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि जनता को आज प्रधानमंत्री के दौरे से निराशा हाथ लगी और आखिरकार जो उम्मीदें थी कि राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा वो नहीं मिला। और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले आज के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार जो दर्जा देने की मांग की जा रही थी, राष्ट्रीय स्मारक की मांग के पीछे क्या वोट पॉलिटिक्स है, क्या वोट बैंक की राजनीति है? सवाल नंबर 2, अब तक आखिरकार राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा क्यों नहीं मिला मानगढ़ धाम को? सवाल नंबर 3, राष्ट्रीय दर्जा मिला तो आखिरकार किसको फायदा होगा? ये तमाम सवाल जिनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ में प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ पंकज मीणा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक रामनारायण मीणा भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे पंकज मीणा जी। आखिरकार आदिवासियों के मान की बात, उनके सम्मान की बात, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा क्यों नहीं मिला? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आदिवासी को मान सम्मान के साथ में आज़ादी के बाद लगातार खिलवाड़ किया गया और आज़ादी के लगातार 70 साल तक आदिवासी अपनी पहचान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। मैं अच्छे से, मुझे ये सारी घटना याद है। 2005 से पहले कहीं इतिहास में मानगढ़ धाम का ना तो वर्णन था, ना कभी अखबारों में छपता था। पहली बार 2005 के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आंदोलन किया गया और उसके बाद में 2006 से 8 के दौरान जब माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, तब पहली बार मानगढ़ धाम को विकास करने का काम चालू हुआ।
और मुझे अच्छे से याद है ये बात भी कि 2013 से 18 में जब पुनः माननीय वसुंधरा जी की सरकार बनी थी, तब वहाँ एक बहुत बड़ा पैनोरमा वहाँ बनाया गया, जो अब मेरे ख्याल से राजस्थान का सबसे बड़ा पैनोरमा है। और उसके अंदर न केवल गोविंद गुरु का बल्कि पूरे आदिवासियों का इतिहास संकलित किया गया। स्मारक कब बना था वहाँ? 2006 से 8 के दौरान में बना था ये, माननीय वसुंधरा जी की जब सरकार थी तब ये बनाया गया था। अच्छा। और इसमें जो पैनोरमा बना है वो अभी जब माननीय वसुंधरा जी की सरकार 2013 से 18 के दौरान थी, उस दौरान इसका पैनोरमा बनाया गया है। तो ये लगातार ऐसा हुआ है कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसे आज उन्होंने मन से भी बोला कि आदिवासियों के सम्मान के लिए हम हमेशा तैयार खड़े हैं, हमेशा तत्पर खड़े हैं। मुझे अच्छे से ध्यान में है कि बिरसा मुंडा की जयंती, उसको राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाने के लिए देश को, जनता को, देश के आदिवासियों को 70 साल इंतजार करना पड़ा। देश के आदिवासियों को 70 साल इंतजार करना पड़ा कि पहली बार कोई राष्ट्रपति आदिवासी बने। ये सब आदिवासियों के गौरव, आदिवासियों के मान सम्मान से जुड़ा विषय है, जिसके ऊपर कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। कांग्रेस ने केवल और केवल आदिवासियों के, दलितों के वोट बैंक को, उनको वोट बैंक में लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया पंकज जी कि राष्ट्रीय स्मारक की मांग आखिरकार नजरअंदाज क्यों हुई? आदिवासियों के मान सम्मान की बात ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान का क्या? ना बिल्कुल राष्ट्रीय क्या नाम है, राष्ट्रीय स्मारक की बात ना तो नजरअंदाज हुई। आप लोग अच्छे से ध्यान में होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई चारों राज्यों को मिलकर एक टेबल पे बैठना होगा और एक रोड मैप बनाना होगा। केवल और केवल अपना काम टालने के लिए, अपने काम से बचने के लिए आप केंद्र के गेंद में कोई केंद्र के पाले में डालना चाहे, ये कब तक चलेगा? ये राजस्थान में हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं कि कोई भी काम हो, कोई पानी का मुद्दा हो, कोई बिजली का मुद्दा हो, कोई सुरक्षा का मुद्दा हो, हर बात पे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र के ऊपर टालने की, मैं आता हूं बाकी बातों पर बाद में रामनारायण मीणा जी हमारे साथ है। रामनारायण जी, आज मैं आपका कमेंट इस पर चाहता हूं। पंकज जी जो कह रहे हैं कि आदिवासियों के मान सम्मान को 70 साल तक नजरअंदाज किया गया, भाजपा की सरकार में ही मानगढ़ पर स्मारक बना, भाजपा की सरकार में ही मानगढ़ पर पैनोरमा बनाया गया, भव्य पैनोरमा, और हमारे जो आदिवासी शहीद हैं उनको याद किया गया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो पंकज जी को मैं याददाश्त ताजा करना चाहूँ, इस लर्नेड आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। राजस्थान में 22 साल बीजेपी का, जनता पार्टी का राज रहा है। केंद्र में 25-27 साल के करीब हो गए, मध्य प्रदेश में 30 साल हो गए। अब ये बार 70 साल मेरे समझ में नहीं आता है। 70 साल का गणित कहाँ से लागू हुआ? एक नंबर 2, मैं आदरणीय पंकज जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जाति को आदिवासी का दर्जा कैसे खत्म कर दिया उस उदयपुर में और किशनगंज में? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी पीढ़ियों के लिए ये जिंदा है, बाप अपने बेटों के लिए करता है, संतानों के लिए करता है, क्या इनके आदमी को चपरासी की नौकरी दी जाती है? वहां आदिवासियों का नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उनका जो 80% 90% नौकरियों की जो उनकी मांग थी, 50% में उनको समेट दिया, और उनके आदमियों को आदिवासी बहुत चिंतित है, इसीलिए बीटीपी पैदा हुई है वहां। वो बीजेपी को, कांग्रेस को, दोनों को टिका रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा जी कि आदिवासियों का सम्मान, और ये राष्ट्रीय स्मारक कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित करती है केंद्र सरकार, कहीं का भी हो। राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्रीय स्तर पे आदेश होते हैं। मोदी जी आदिवासियों से प्यार नहीं करते, राजनीति कर रहे हैं। वो कहेंगे उस प्रदेश ने नहीं लिखा, उस प्रदेश ने नहीं लिखा। मोदी जी जितना बड़ा, वो जैसे हाथ खड़ा करके कहते हैं मैं सबसे बड़ा गोभक्त हूँ, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको स्पष्ट करना चाहिए कि 4 मंत्री गोमांस भक्षण करने वाले नहीं है। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो नहर का मामला इन्होंने बताया अभी, ईस्टर्न मेन कैनाल का, उसमें भी मेरे एरिया में बनती है। पंकज जी को मैं निमंत्रण देता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, राज्य सरकार ने हजारों करोड़ खर्च कर दिया। अब उसका पानी पंकज जी के इलाके में भी जाएगा पीने को। अब पंकज जी उसको केंद्र सरकार से क्यों नहीं मदद ले रहे? 50 से 70 की बात करके 70 होने का मतलब कम पानी आएगा। और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं मोदी जी, वो देश को एकजुट रखने की बात नहीं हो रही है, वो आदिवासियों को ब्लैकमेल करने की बात हो रही है। सबसे पहले है का आदिवासियों का रिजर्वेशन कम क्यों किया, आदिवासियों की नौकरियां कम क्यों की? ठीक है, वो नौकरी वाले सवाल में उनसे पूछूंगा, लेकिन रामनारायण जी आपको नहीं लगता कि गोविंद गुरु उनका सम्मान और जिस तरीके से जलियांवाला बाग का जिक्र होता है उस तरीके से मानगढ़ का जिक्र इतिहास में नहीं हुआ?
उस तरीके से हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया कि आदिवासियों ने सबसे पहले स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और वो जो लोग अंग्रेजों के साथ मिल रहे थे उनके साथ लड़ाई लड़ी। ये किसकी जिम्मेदारी थी सर? ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जो लोग मुगलों के साथ मिलकर के जिन्होंने महाराणा प्रताप को खत्म किया, वो लोग आज बीजेपी में बैठे हैं, सांसद बन के बैठे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हैं। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया वो अधिकतर लोग आज बीजेपी में बैठे हैं। ये क्या उन लोगों को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? ये उन लोगों को महत्व दे रहा है जिन्होंने मुगलों का साथ दिया? बात करते हैं धर्म की। नहीं, आप तो खरी खरी बोलते हैं ना। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से भी कहीं गलती हुई है रामनारायण जी इस मामले को लेकर के? मैं कहा था ये शायद आपको पता नहीं, भीखा भाई भील हमारे बहुत नजदीक थे, वो मुझे वो चाहते थे, ले जाते थे, और मानगढ़ धाम का विकास उनके टाइम पे भी हुआ है, जबकि मेरा सवाल ये था कि देखिए हमारी शिक्षा पद्धति के भीतर हम बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन मानगढ़ धाम का जिक्र उस तरीके से हमने नहीं सुना, हमने नहीं पढ़ा। आपके इतिहास में है, इतिहास में है, बिल्कुल इतिहास में है। और स्वतंत्रता आंदोलन की जो किताबें हैं उसमें मानगढ़ धाम का विशेष तौर पे उल्लेख है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है प्रतीक जी, एक टिप्पणी चाहता हूं, एक टिप्पणी प्रतीक जी आपसे चाहता हूं। मैं वापस आ जाऊंगा रामनारायण जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। एक टिप्पणी प्रतीक जी आपकी कि आखिरकार आप पर यह आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में उस तरीके से इस मानगढ़ धाम के अस्तित्व को, इसके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए काम नहीं किया है जिस जैसा होना चाहिए था। ये बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगा रही है। नहीं, बीजेपी नेता की बात का जवाब देता हूं कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो है उसने 2010 के अंदर इसको पुरातत्व स्मारक का दर्जा दिया था। तो उस टाइम पे राजस्थान में भी हमारी सरकार थी और केंद्र में भी हमारी सरकार थी। उसी दौरान इसको पुरातत्व जो विभाग, जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है, उसने पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया था। आप मुझे बताइए प्रतीक जी, आप ये करें, आप मुझे बताइए, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन आप बताइए कि कांग्रेस शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में, या फिर भाजपा के अलावा गैर बीजेपी सरकार में कौन प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम पर पहुंचा? देखिए मैं आपको अभी कितने प्रधानमंत्रियों के नाम आप गिना सकते हैं प्रतीक? देखिए नहीं, अभी पहले पूरी अपनी बात कर लूं कि 2010 आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद पूरी बात कर लीजिए। राजस्थान में भी हमारी सरकार थी और यूपीए की जो सेकंड जो सरकार चल रही थी उस टाइम पे हमने इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है उसने पुरातत्व स्थल घोषित किया। दूसरी बार नहीं तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो जाता तो आज आपके नेताओं को थोड़ी कहना पड़ता कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दीजिए। हेमंत जी मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी 2 बार पत्र लिख चुके हैं, आज भी उन्होंने स्टेज से बोला है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि शायद कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं है, उन्होंने प्राइवेट बिल जो है वो सदन में लाया था इस पर। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, तो इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने की मांग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सबसे पहले मैंने उठाई। केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेगी। दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री जी 2 बार लेटर लिख चुके हैं, आज भी स्टेज से बोल चुके हैं, ठीक है, वो बात ठीक है। आप इतना बताइए कि गैर भाजपाई कोई प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम पर पहुंचे। मैं आ जाऊंगा, मैं आता हूं रामनारायण जी आपके पास, आप हाथ उठा रहे, मैं आता हूं। प्रतीक जी आप इतना बताइए, आपको याद है कोई गैर भाजपाई प्रधानमंत्री यहां तक पहुंचे हैं, उनके नाम बता सकते हैं आप? देखिए मैं अभी हेमंत जी पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर अब आप कितनी बात पूरी करेंगे सर? टीवी में इतना टाइम नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, इवेंट मैनेजमेंट के तहत ये क्या हो रहा है, ये ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझ गया, इतना सा बता दीजिए। आपको याद है वहां जाने की जगह आपको याद नहीं है शायद, सिर्फ आदिवासियों के जो आपको याद नहीं है शायद। आप जैमिनी साहब एक टिप्पणी चाहता हूँ, ये आस थी, एक उम्मीद थी राजस्थान की भी, और आज देखिए इस पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आप कैसे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, ये अगर सियासी चश्मे से देखें तो आज राष्ट्रीय स्मारक वो किसी कीमत पर घोषित नहीं करते, क्योंकि अगर विपक्ष का मुख्यमंत्री मांग कर रहा है तो वो कैसे करेंगे? उनको पॉलिटिकली माइलेज नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब उन्होंने कह दिया चारों राज्य मिलकर रोड मैप बनाए, विकास करें, फिर घोषित कर देंगे। तो इसमें तो कोई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई भेजा बात नहीं की जिससे
कोई अपमान हुआ हो। हाँ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो अभी रामनारायण जी लेकिन कांग्रेस ने, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान का अपमान किया। रामलाल जाट ने कहा कि राजनीतिक दौरा था। हालांकि आपने कहा कि देखिए कोई राजनीतिक मंच से आज ना तो अशोक गहलोत ने कोई राजनीतिक बात की मुख्यमंत्री के तौर पर, और ना ही प्रधानमंत्री ने कोई राजनीतिक बात वहां से की है। लेकिन उन्होंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कहा कि 25 सांसद जो बीजेपी के और 24 मान लीजिए, एक हनुमान बेनीवाल को कहा कि वो नाजोगे हैं। अब राजस्थान की भाषा में नाजोगा मतलब नकारा है, नालायक हैं। जी देखिए, बातें सियासी जुबानी कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सच्चाई है कि धूली वंदना कार्यक्रम में आज तक आजादी के 75 साल में आदिवासियों पर कोई प्रधानमंत्री उस मानगढ़ की धरा पर नहीं है। यह राजस्थान का सम्मान बढ़ाया है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, कांग्रेस की बात कर रहे थे अभी, तो कांग्रेस में बांसवाड़ा में हालत यह है कि बांसवाड़ा में कांग्रेस कमजोर क्यों है? क्योंकि जो वहां मंत्री है महेंद्रजीत माली, उनकी पत्नी तो जिला प्रमुख है, और अर्जुन बामणिया का बेटा वहां पर प्रधान उप जिला प्रमुख है। ऐसे हम बात कर ले डूंगरपुर की, डूंगरपुर में दिनेश खडोनिया है। दिनेश खडोनिया ने बीजेपी और कांग्रेस में समझौता करा दिया और बीटीपी को रोकने के लिए बीजेपी के वोट दिला दिए और उप प्रमुख प्रधान बना दिया। नगर पालिका चेयरमैन बना दिया। आपने कहा कि ना पंचायती राज वाले चुनाव में, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि बीजेपी, मैं कह रहा हूं, और दिनेश खडोनिया के भाई को मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर बुलाकर 110 करोड़ का पैकेज दे दिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, माफी चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है, एक टिप्पणी और लूंगा, लेकिन आज दर्शकों से हमने, माफी चाहता हूं बीटीपी में इसलिए जा रहे हैं। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा वापस से अगर समय बचेगा तो। आज हमने सवाल पूछा दर्शकों से कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग का कारण आदिवासियों का क्या भरोसा जीतना रहा है। तो 96% लोगों ने कहा कि हां, ये मांग इसीलिए कि आदिवासियों का भरोसा जीता जाए। पंकज जी, जो सवाल रामनारायण जी ने उठाए हैं आपको लेकर के, एक तो उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए कि आरसीपी का क्या हुआ, दूसरा राष्ट्रीय स्मारक की मांग का क्या हुआ, केंद्र को जब घोषित करना था तो आखिर क्यों नहीं घोषित किया, और जैमिनी साहब अभी कह रहे थे कि घोषित कर देते तो राजनीतिक माइलेज उन्हें उतना नहीं मिलता क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने यह मांग उठाई। क्या ये वजह रही क्या? हेमंत जी, किसी भी स्मारक को विकास करने के लिए, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोई नाम की जरूरत नहीं होती कि ऐसा हो ऐसा हो। मुख्य मुद्दा यह है कि आदिवासियों के चिंतन के साथ में आप जुड़े हुए कितना है। अच्छा, नाम की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन आज देखिए आप गुलाब चंद कटारिया का बयान अभी हमने थोड़ा सा सुनवाया पंकज जी। उन्होंने कहा कि वो तो इसलिए घोषित नहीं किया कि पैसा सबका लगना चाहिए, मेरा भी अगर 1 रुपया उसमें लगेगा तो मुझे इंपोर्टेंस पता होगी। क्या हमारे शहीदों के लिए पैसा लगा करके हमें इंपोर्टेंस दिखानी होगी क्या अपनी? और पैसा अगर राज्य का लगे या केंद्र का लगे तो वो तो देश का ही तो पैसा है सर। उनका बयान यही बात कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में अगर मानगढ़ धाम की चिंता होती माननीय गहलोत साहब को तो कम से कम सड़क तो बनवा देते। अरे उस स्मारक का विकास करना तो बहुत दूर की बात है, आपकी बस की बात नहीं। पिछले 4 साल में आपने एक ईंट नहीं लगाई वहां पे, और स्थिति यह है कि आनंदपुरी से लेके ऊपर जाने की रामनारायण जी आपसे पूछ रहे हैं, आपसे रामनारायण जी सड़क नहीं बना सकते, आदिवासियों नहीं लगा सकते, और फिर आप कैसे आदिवासियों का दर्जा भ्रम फैलाना और आदिवासियों की नौकरी गुमराह करना आपका मुख्य उद्देश्य रहता है। ये रामनारायण जी पूछ रहे हैं। रामनारायण जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि एक ईंट तक नहीं लगाई कांग्रेस पार्टी ने। पिछले 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ तक की है कि आपकी दांडी यात्रा निकली, आपने ना तो बेणेश्वर धाम जाने की ये जरूरत समझी और ना आपने मानगढ़ स्मारक जाने की जरूरत समझी। आपका पूरा कांग्रेस का लवाजमा वहां मौजूद था, उसके बावजूद आपने जब आपको पता नहीं तो दोनों को लाइए, पंकज मीना को, रामनारायण जी को स्क्रीन पर। जी बोलिए रामनारायण जी। उसके देख लीजिए जी। ये जो नहीं है तो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहला देते, आप गुजरात के मुख्यमंत्री से कहला देते, आप माइलेज क्या आदिवासियों का तिरस्कार करने का देश के प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री की चिंता करना पहला काम बनता है। कोई अधिकार नहीं है। आपने 4 साल में क्या किया ये आप सबका आज जनता के सामने बताइए। और मैं आपके सामने हेमंत जी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि अभी भी आपके सरकार का 1 साल पड़ा है, क्या आप इसको शिक्षा में शामिल करेंगे आदिवासियों के इतिहास को? क्या आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान जो हत्याकांड है उसको अगले 1 साल में शिक्षा में शामिल करके दिखाएंगे? ये वास्तव में नहीं तो आपको आज रामनारायण जी आज नहीं पूछा जाना चाहिए क्या कि अब तक राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा क्यों नहीं मिला?
और जो सवाल जैमिनी जी पूछ रहे थे कि आप बताइए कि कोई भी कांग्रेस का प्रधानमंत्री यूपीए के शासनकाल में भी, कांग्रेस की सरकार में भी कोई भी प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम तक नहीं पहुंचे हैं, जबकि ये इतना बड़ा जो है वो शहीदों का स्मारक है। आप देखिए, इसके बावजूद 2008 से लेके 13 के अंदर 2008 से 13 5 साल पूरे केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यहाँ गहलोत साहब की सरकार थी, तब आपको मानगढ़ धाम याद नहीं आया। आज आप जब बयान नहीं बन रहे मीडिया में जाके तो पंकज जी वो पलट करके आपसे पूछ रहे हैं, पंकज जी भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को 10 साल मानगढ़ धाम पर पहुंचने में क्यों लग गए, जब दोबारा गुजरात में चुनाव आप सामने आए, क्या ये वजह है? ये कांग्रेस सवाल कर रही है आपसे। हेमंत जी, राहुल गांधी जी तो आज तक नहीं गए, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़े दिन पहले राहुल जी गए उसी क्षेत्र में की, आप क्यों नहीं गए? कांग्रेस का पूरा लवाजमा हुआ था, क्यों नहीं मानगढ़ धाम गए, क्यों नहीं आदिवासी के बेड़ेश्वर धाम गए? आप जवाब दीजिए, जनता आपसे पूछना चाहती है। आपको भगवान नजर आते हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ दोनों से। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, प्रतीक जी। देखिए, मैंने अभी बताया था कि राजस्थान में भी जब सरकार थी और जब केंद्र में सरकार थी, तभी इसको पुरातत्व जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है उसने पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया था। दूसरी बात, आप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आज क्यों याद आई है उनको इतने सालों बाद? ये 8 साल बाद नहीं, ये 20 साल बाद याद आई है नरेंद्र मोदी को। मिल जाए तो फायदा किसको? और आपने जो अभी पिछले वाले कमेंट में कहा था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मांग की थी इसलिए नहीं दिया, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? क्या चीज है जी, पॉलिटिक्स तो जो हो रही है वो अपनी जगह सियासी लोगों का सियासी करना काम है, लेकिन आदिवासियों के मान सम्मान में आज वृद्धि हुई है। जो 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु की जयंती थी, पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से बात की और उनका नाम लिया, ये आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। तो कुछ चीजों को तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी जो सही काम है। और दूसरा, जो आज उन्होंने प्रधानमंत्री ने सियासी रूप से जो तारीफ की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो भी उनकी एक सियासी चाल है कि सबसे सीनियर मुख्यमंत्री बताया, जिससे कि कांग्रेस उनको छेड़छाड़ नहीं करे और जो सचिन पायलट का भूत है वो न चढ़े। तारीफ तो आपको करनी चाहिए ना, जो जैमिनी जी कह रहे हैं। यदि नौकरों का नाम लिया जो हमारे उससे चलती है तनख्वाह, तो बहुत बड़ा काम नहीं किया, और मुख्यमंत्री को सीनियर मोस्ट बता दिया, कोई गलत नहीं किया। लेकिन इंदिरा गांधी के समय भी इसके बारे में सोचा गया था, अब आप इतिहास सुना कि लेकिन यदि राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करते, ये तो मानना पड़ेगा ना कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आकर के अगर नमन किया है तो ये मान सम्मान तो एक देश में चर्चा तो हुई है ना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं माफी चाहता हूँ, समय नहीं है बिल्कुल भी। प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया, पंकज मीणा जी, मिथिलेश जैमिनी जी आपका भी शुक्रिया, और रामनारायण मीणा जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये बात तो तय है और दिखाई देती है कि आखिरकार जो स्थान होना चाहिए था इतिहास के पन्नों से लगा करके मौजूदा स्थिति में मानगढ़ धाम का, वो आखिर नहीं मिल पाया। तो ये सवाल जरूर बरकरार है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो देश भर में इस धाम की चर्चा भी हुई है और मान सम्मान भी बढ़ा है। नमस्कार।